हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपके लिए क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 1 लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको एक हेडिंग समझाऊंगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही है जो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें एक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और अच्छी वीडियो और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। पहली हेडिंग है आपकी इस चैप्टर की रासायनिक अवक्रिया। पहली हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अवक्रिया। मतलब आपको पता होगा इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया किसे कहा जाता है आपको पता होगा। अपनी ये देखना बहुत सरल है, एक या एक से अधिक पदार्थ है ना, एक या एक से अधिक पदार्थ जब मिलकर के नए पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम रासायनिक क्रिया कहते हैं, है ना। एक या एक से अधिक पदार्थ जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वह रासायनिक क्रिया कहलाती है। और ये जैसे एग्जाम्पल आपको लिखना हो, एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बन जाता है, इससे मिलके बन जाता है आपका जल। ठीक है, मतलब जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक से अधिक पदार्थ हैं आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, आपका जल बना रहे हैं। मतलब एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका जल बना रहे हैं। ये जो आपने लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अवक्रिया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे आपके पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड ना, इससे क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपके सामने दो लिखे हुए हैं ये क्या है आपके, ये हैं आपके रासायनिक अवक्रियाएं। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट आपको चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो है ये रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो अगर हम इन्हीं अवक्रियाओं को इनके तत्वों के साथ लिख दें, या बोले तो इनको तत्वों के रूप में लिख दें, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वो रासायनिक समीकरण है। मतलब परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो वो सिंपल परिभाषा होगी कि सुनिएगा, यदि रासायनिक क्रियाओं में उपस्थित तत्वों को उनके रासायनिक संकेत में लिखने पर बने, मतलब अवक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बाकी आप बुक में देख सकते हो, और भी और अच्छे से अगर आपको लिखनी हो तो उसमें भी आपकी परिभाषा लिख के दी गई है, जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और वो परिभाषा है ये, जब किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उनसे जो बने पदार्थ हैं अर्थात उत्पाद हैं, उनको तत्वों के रूप में लिखने पर बने अवक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको लिखो, हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और इससे हमारा बन जाता है H2O। ऐसे इधर आ जाइए, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और यहाँ पर बन जाता है MgO, मैग्नीशियम, है ना गाइस। आप देख सकते हैं आसानी से, आपने इन अभिकारकों को उनके तत्वों के रूप में लिख दिया है,
तो आपका क्या बन गया है, रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ एक बात समझनी है आपको, वो है ये कि जो एरो है आपका, ये इधर जो बने हैं इनको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और ये एरो जो है इसके जो इधर बने मतलब दाईं तरफ जो बने हुए हैं इनको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। मतलब हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट्स। और जो इधर लिखे हैं मतलब दाईं तरफ लिखे हैं इनको बोलेंगे उत्पाद। ठीक है गाइस, मतलब जो भी एरो के दाईं तरफ लिखा है वो उत्पाद होगा, जो भी एरो के बाईं तरफ लिखा है वो अभिकारक होगा। ठीक है ना, मतलब इस एरो की बाईं तरफ लिखे हैं यहाँ पर अभिकारक हैं, और जो दाईं तरफ लिखा है वो क्या है, वो उत्पाद है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक रासायनिक समीकरण जब लिखे गए थे तो उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। जैसे हम इधर कोई और अनुपात ले रहे हैं, इधर कोई और अनुपात ले रहे हैं, तो इससे दिक्कत होती थी कि जैसे यहाँ पर आपने ऑक्सीजन के 2 परमाणु लिए, बट इधर तो एक ही परमाणु है ना। तो वैज्ञानिकों ने जब ये सोचा यार ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम क्यों ना इनके अनुपात को बराबर कर दें। अब अनुपात कैसे बराबर करेंगे, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कि जो आपके समीकरण हैं अभी दोनों, ये जो आपको समीकरण दिख रहे हैं दोनों, ये आपके अभी अनबैलेंस्ड हैं, असंतुलित हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया कि ये तो अपने यहाँ पे O2 2 लिए थे, यहाँ एक ही है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि मैं इसको नाम दे सकूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं। देखिए साइंस में एक बात है, अगर आप साइंस में किसी चीज़ को गलत ठहराते हैं, किसी की दी हुई मतलब नियम को आप गलत बताते हैं, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको उसको सही करके बताना पड़ेगा। ये साइंस का नियम है। अगर आपने किसी को गलत ठहराया है तो आप उसको सही भी बताइए, ये साइंस का नियम है। तो उन्होंने क्या, तो जब वैज्ञानिकों ने गलत बता दिया तो उन्होंने इसके पीछे खोज करी, मतलब उन्होंने सोचा इसको हम बराबर कैसे करें ताकि तत्व जितने इधर हों उतने इधर हों। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, समीकरण संतुलित करने का एक नियम बनाया कि एक अनुपात बराबर कर दिया कि जितने आप तत्व लोगे, जितने भी आप परमाणु लोगे, जितने भी आप मोल लोगे, उतना मोल इधर होना चाहिए। तो उसको लिए उन्होंने क्या किया, इसको बैलेंस करना चाहा, मतलब यहाँ पर तत्वों को संतुलित करना चाहा। अब इसको संतुलित करने के लिए मैं ये सब मिटा दूंगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है गाइस, देखिए इसको संतुलित कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, आपके पास रिएक्शन है एक H2 प्लस N2 से बन रहा है NH3। ये एक आपको रासायनिक समीकरण दी गई है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अनुपात किसका कम है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुपात नाइट्रोजन भी यहाँ पर एक ही कम है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर एक ही कम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। हमारा जो तत्व है सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कम दोनों ही लगभग बराबर है। एक हाइड्रोजन इधर कम है, मतलब इधर कम है, एक नाइट्रोजन उधर कम है, उधर मतलब उत्पाद में कम है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 करने के लिए मैंने आपको बताया था ना। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे ये नाइट्रोजन ये लिखा हुआ है NH3, तो आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर N2 लिख दो, ये गलत है। आपको NH3 में आपको 2 सिर्फ आगे लगा सकते हो,
और ये दो जो मतलब देखा जाए तो ये अगर बॉक्स में बंद कर दो तो ये सबके लिए मान्य है। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या भी बढ़ेगी तो उसके साथ जो भी तत्व है उसकी भी संख्या बढ़ेगी। यहाँ नाइट्रोजन के जैसे आगे 2 लगाओगे, नाइट्रोजन तो 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? हाइड्रोजन आपके हो गए 2 तिया 6। तो यहाँ पर अगर आप 2 लगा देते हो तो नाइट्रोजन 2 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन कितने हो गए अब? 2 तिया 6। यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 3। ठीक है। अब ये समीकरण जो आपका बन गया है इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। अब मैं आपको 2 रिएक्शन दे रहा हूँ, इनको आप बैलेंस करके देखिएगा। पहली है Mg + O, इससे बन रहा है MgO, ठीक है। और दूसरी मैं आपको दे रहा हूँ NaOH प्लस BaCl2, ठीक है। इससे बन रहा है आपका NaCl प्लस BaOH का होल ट्वाइस, है ना। ये 2 आप करके देखिएगा। हो गए गाइस। देखिए ये बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। O2 बैलेंस हो गया, Mg कितने हो गया? 2, तो यहाँ भी लगा दीजिए 2, ठीक है। NaOH और BaCl2 से बन रहा है NaCl प्लस BaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर आप 2 लगा दो, इससे क्लोरीन बैलेंस हो गया। सोडियम हो गए 2, यहाँ पे 2 लगा दो। OH यहाँ 1 था, अब यहाँ पर भी कितने हो गए? 2। देख लो Na2 हैं, Na2 हैं, OH 2 हैं, OH 2 हैं, Ba 1 है, Ba 1 है, Cl2 2 है, Cl2 है मतलब, ठीक है। ऐसे आप करके देख सकते हैं। हाँ देखिए गाइस, रासायनिक समीकरण में 2 तरह के परिवर्तन देखे गए हैं और 2 तरह के परिवर्तन होते ही हैं। मतलब रासायनिक समीकरण में 2 तरह के चेंजेस होते हैं, मतलब परिवर्तन होते हैं। और वो दोनों परिवर्तन क्या हैं? पहला है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है गाइस, मतलब रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने जैसे बर्फ़ ली और बर्फ़ को अपने से खुले में रख दिया तो बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होकर के पानी बनना शुरू कर देगी। एक समय में पूरी तरह से पानी बन जाएगी। जो वो बर्फ़ पानी बनी है उसके अंदर ऐसा क्या हुआ होगा? एक बात तो वो साफ दिख रही है कि वो ठोस से द्रव में आ रही है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। सही बात है ना भाई? जब बर्फ़ से वो पानी बन रही है तो भौतिक परिवर्तन तो हो ही रहा है, मतलब वो ठोस से द्रव में हो ही रही है ना। जैसे आप इसमें बर्फ़ एग्जाम्पल ले लो, और बर्फ़ क्या होती है, थोड़ी देर बाद ठोस से क्या बन जाती है? द्रव बनना शुरू कर देती है। सही बात है ये। रासायनिक परिवर्तन, ऐसा क्या हुआ उस समय जो बर्फ़ पानी बनना शुरू हो गई? भाई हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना कि साइंस में ऐसा क्या हुआ। भाई बर्फ़ को रखा था, कोई बात नहीं, रख दिया, पिघल कैसे गई वो? उसके अंदर आपने देखा रासायनिक परिवर्तन जो हुआ वो हुआ आपका यहाँ पर
ताप में परिवर्तन, क्योंकि वो जिस जगह पे जाके बर्फ बनी थी ना वहाँ का ताप बहुत कम था, बट जैसे ही आपने उसको खुले में रख दिया ताप बढ़ना शुरू हुआ और जो गैस के अणु ठोस बन पाए थे ना वो वापस से गैस बनना शुरू हो गए, मतलब वो वापस से द्रव में परिवर्तन हो गया। तो जल एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जो जीवन में आपने बहुत देखते भी हैं और हम उसका यूज अच्छे तरह से कर सकते हैं इन परिवर्तनों को देखने के लिए। आप करके देख लीजिएगा, फ्रिज से बर्फ़ निकालो और रख दो, आप देख लेंगे वो मेल्ट हो जाएगी। और एक चीज़, इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे आपने देखा होगा, फ्रिज से एक बोतल निकाल के ला के ऐसे करके रख दीजिए, ऐसे रखिए, ढक्कन लगा हुआ है उसका, मतलब कैप लगा हुआ है, ऐसे रखी हुई है, तो थोड़ी देर बाद आप देखना उस बोतल के चारों ओर पानी आ जाएगा। क्या वो पानी बोतल के अंदर से आया? जी नहीं। वो पानी कौन सा था फिर? वो पानी वह था जो आपके वायुमंडल में एक गैस, जो मतलब भाप बन गया ना, जलवाष्प बन गई है ना, वो घूम रही है। जैसे ही उसको ठंडा पदार्थ मिला है, ठंडी चीज़ मिली, उसमें जाकर क्या बन गया वापस से, उसने वापस से अपनी भाप की अवस्था त्याग करके जल की अवस्था बना दी। तो ऐसा होता है ना। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में भी दिए गए होंगे, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूँ एक आपको, आपने मोम देखा है भाई? मोम मतलब मोम से आपने मोमबत्ती काफ़ी यूज करी होंगी, काफ़ी देखी होंगी, जलाई होंगी, है ना। हम लोग दीपावली पे यूज भी करते हैं। तो मोमबत्ती, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है? मोमबत्ती को जलाने पर, मोमबत्ती को जब जलाते हो ना, मोमबत्ती ठोस है, मानते हो ये बात आप? मोमबत्ती कैसी है? ठोस है। लेकिन जब आप उसको जला देते हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर द्रव ना, लिक्विड सा पदार्थ बनता है और साथ में क्या निकलता है, वहाँ पर आप साथ में देख पाते हो धुआं निकलना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। अब मोमबत्ती ठोस थी, जब आपने जलाया तो वो द्रव बना, मतलब वो द्रव बन गई। धुआं तो गैस होता ही है ना। मोमबत्ती को जलाने पर दो पदार्थ बनते हैं, एक तो बनता है जल जो कि द्रव होता है, और एक बनती है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोमबत्ती को जलाने पर बनती है। तो आप देख पा रहे हैं मोमबत्ती में अवस्था परिवर्तन कैसे हो रहा है। वो द्रव भी बन रही है, वो गैस भी बन रही है। जो द्रव है वो जल है और जो गैस है वो धुआं, मतलब वो CO2 गैस है। ठीक है ना। तो एक मोमबत्ती एग्जाम्पल हो गई, अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल है। रंग में परिवर्तन मैं आपको बताता हूँ ना। रंग में परिवर्तन कैसे? शादियों में हल्दी के थापे लगाए जाते हैं, देखा होगा आपने। वो थापे हल्दी के होते हैं। जब हम उस कपड़े को धुलते हैं साबुन में, तो आप देखना आपकी जब हल्दी, भाई हल्दी कैसी होती है? हल्दी तो पीली होती है, लेकिन जब आप उसको धुलते हो, धुलने पर क्या होता है? हल्दी का रंग लाल हो जाता है साबुन लगाने से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो साबुन आपने लगाया है ना वो क्षार है। समझ रहे हो ना बात को? ये रंग में परिवर्तन है भाई। हल्दी जो आपने लगा रखी थी उसका रंग पीला है, जब आपने उसको धुला तो वो कैसा हो गया? वो लाल हो गया। मतलब समझे आप, यहाँ पर रंग में परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हल्दी एक सूचक है, एक इंडिकेटर है। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो अम्ल और क्षार की पहचान कराती है। और जो आपका साबुन है, भाई साबुन लगाएंगे ना धुलेंगे, तो साबुन या जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर यूज वगैरह करेंगे वो सब क्या है? वो सब साबुन मतलब क्षार है। जब क्षार की पहचान करता है और ये हमारे सूचक का काम करता है एक हल्दी। ठीक है ना। एक और, जैसे मैं आपको बताऊं, ताप में परिवर्तन एग्जाम्पल वैसे मैंने आपको यहाँ भी दिया है, ये ताप में परिवर्तन एग्जाम्पल ही था। एक और दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने देखा होगा ताप में परिवर्तन एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है। आप मार्केट से कलई लेकर के आते हैं, कलई, वही सफ़ेद वाली कलई है ना, उसको साइंस में हम लोग चूना पत्थर या बुझा हुआ चूना कहते हैं। सॉरी, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है ना। जो हम मार्केट से कलई लेकर के आते हैं, और उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम होता है साइंस के अंदर। आपने देखा होगा, आप उसको ला करके पानी में डाल दो, आपने उसको ला करके पानी में डाल दिया,
और आप देखते हैं क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा बन जाती है, वो एकदम से खोलने लग जाती है। मतलब CaO में जब आप H2O को मिलाते हो, मतलब जल को मिलाते हो, तो किसका निर्माण हो जाता है, तो निर्माण हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। निर्माण हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये है बुझा हुआ चूना। समझे। और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलने लगती है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। तो हम जो मार्केट से लाए थे वो बिना बुझा हुआ चूना था, मतलब चूना पत्थर था। जब हमने उसके अंदर जल मिलाया तो वो चूना बुझा। उससे क्या हुआ, उससे हुआ ये कि उसमें से मतलब उसका निर्माण हुआ CaOH का होल्ड वाइज का, और ऊष्मा जो है बाहर निकलने लगी। तो देखिए गाइस, अब तक हमने पढ़ लिया कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, किस तरह से ये परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब इन सबको करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हम ऐसे पता नहीं कर पाए, कमियां थी ना, कमियां। जैसे कमियां क्या थी, कमियां नंबर 1, हम ये पता नहीं कर पाए कि इस जो समीकरण हमने लिख दिया, हमें इसमें ये नहीं पता था कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, इसका पता नहीं चला, है ना, इसका पता नहीं चलता है। मतलब रिएक्शन अगर आपके सामने ऐसे लिख दी है तो हमें इसमें पता ही नहीं चलता है कि कौन गैस है, कौन ठोस है ना, कौन द्रव है। ये एक समस्या थी उस समय। दूसरी कमी क्या थी, दूसरी कमी ये थी, हमें इसकी सांद्रता नहीं पता चल रही थी, हमें इसकी सांद्रता नहीं पता चलती थी कि वो तनु है या सांद्र है। तनु और सांद्र का मैं आपको भी मतलब बताऊंगा, है, मतलब ये पता नहीं चलता कि वो तनु है या सांद्र है। हमें ये पता नहीं चलता था नंबर 3 कि उस रिएक्शन में किस तरह की अभिक्रिया हो रही है, मतलब कितनी तेजी से हो रही है ना, कि अभिक्रिया मंद हो रही है या तेजी से हो रही है, हमें ये पता नहीं चलता था। ठीक है, और क्या पता नहीं चलता था, और हमें उसकी प्रकृति पता नहीं चलती थी, है ना, और हमें उसकी प्रकृति पता नहीं चलती थी। प्रकृति मतलब, प्रकृति मतलब कि उसके अंदर अवस्था परिवर्तन अपने आप हो रहा है या कोई चीज़ है जो करवा रही है, ये प्रकृति। हमें उसमें ऊष्मा नहीं पता चल रही थी। भाई कोई रिएक्शन लिखी हमने, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें ऊष्मा कि वो मुक्त कर रही है, ऊष्मा को अवशोषित कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा था। इस चीज़ को जब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया तो उन्होंने एक चीज़ बताई, इनको दूर कैसे किया, है ना, कमियां को दूर करने के उपाय। तो पहला उपाय उन्होंने ये था कि जो अगर ठोस होगा रिएक्शन में, उसको हम लोग S से लिखेंगे। S मतलब सॉलिड, है ना, S मतलब आपको पता होगा, S मतलब क्या होता है, सॉलिड। ठीक है ना। हम जो द्रव होगा उसको L से लिखेंगे, लिक्विड। ठीक है, और जो गैस होगा उसको G से लिखेंगे, मतलब गैस। ठीक है, और जो विलयन में होगा, मतलब विलयन मतलब घोल बना होगा, तो उसको हम AQ लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम सबसे पहले तो लिखेंगे। जैसे यहाँ आप रिएक्शन में देखोगे तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है, ठोस होता है, सॉलिड है। H2SO4 एक विलयन है, समझ रहे हो, H2SO4 क्या है, एक विलयन है। MgSO4 एक विलयन है, ये लिखा मिलेगा आपको। और हाइड्रोजन, पूरी दुनिया जानती है हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। गैस के लिए हम लोग 2 सिंबल ले सकते हैं, एक तो G लिख सकते हैं और एक हम ये एरो ऊपर की तरफ बना सकते हैं। इससे पता चलेगा कि ये हमारी, ये क्या है, ये हमारी गैस है। ठीक है ना, पहला हमारा क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई, सांद्रता कैसे पता करेंगे। तो सांद्रता उन्होंने पता करने के लिए उन्होंने 2 शब्द वही बताए थे जो मैं बता चुका हूँ, एक तो तनु या सांद्र। देखो इनका मतलब क्या है,
ऐसे विलयन जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो, समझ रहे हो ना, ऐसे विलयन जिनके अंदर पानी की मात्रा अधिक, ठीक है, तथा अम्ल की मात्रा कम, तो वो तनु विलयन होगा। ऐसा ही जिनमें पानी की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक, ठीक है, जिनमें पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक होगी, वो विलयन कैसे होंगे? सांद्र विलयन होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते थे कि वो तनु है या सांद्र है, समझे? यहाँ पे लिख देते थे कि वो तनु है या सांद्र है, इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा डाउट हमारा क्लियर हो। तीसरा, हमें कैसे पता चलता था कि अब क्रिया तेज होगी या धीरे होगी? उसके लिए इस एरो के ऊपर हम लोग तापमान फिक्स कर देते। जैसे मान लो हमने किसी में लिख दिया 500 डिग्री सेल्सियस या 400 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं इसकी रिएक्शन के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एरो पे लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एरो के ऊपर लिख देते हैं कि कितने टेम्परेचर पर होगी, और इस टेम्परेचर से हम लोग उसकी गति का अभाव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा डाउट। चौथा डाउट क्या है? प्रकृति कैसे पता चलती है हमें? तो प्रकृति के बारे में कैसे पता चलेगा भाई? प्रकृति के बारे में पता ऐसे चलेगा कि हम उसके ऊपर एक एरो बना देते थे। अगर उसको हमें हीट करना पड़ रहा है, टेम्परेचर लिख देते थे कितना टेम्परेचर हो रहा है, ये सब करके ना गर्म कर रहे थे या प्रकाश में रख रहे थे कहीं पे, तो उससे पता चल जाता है। हमें ऊष्मा का पता कैसे चलता था? अगर देखो किसी में ऊष्मा निकल रही है तो आप इसी रिएक्शन के साथ उसको प्लस के साथ लिखेंगे, समझिए। जैसे मान लो सिर्फ मान लो, जैसे आपके पास, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, Ca कैल्शियम क्या है? कैल्शियम और O रिएक्शन आपस में कर रहे हैं, इससे बन रहा है Ca और इसमें से लगभग ऊष्मा आपकी बाहर निकलती है, तो उसको प्लस में लिखना है, ठीक है। और मान लो कि आपके पास Mg प्लस O2 है और ये आपस में मिल रहे हैं और इसमें से ऊष्मा अगर अवशोषित हो रही है तो उसको हम लोग माइनस से लिखते हैं, ठीक है ना। जिसमें ऊष्मा, जिस रिएक्शन में, जिस अपक्रिया में, जिस समीकरण में ऊष्मा निकलती है, मुक्त होती है उनके मिलने से, वहाँ पर क्या होता है? प्लस में लिखी जाती है। और जिस अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसको हम लोग किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं, ठीक है गाइज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए गाइज, हमने आपको रासायनिक क्रियाएँ, उनके बारे में, उनके समीकरण को लिखने में, उनको संतुलित करने की विधि, किस तरह के परिवर्तन होते हैं, क्या कमियां हैं, क्या उनको दूर करने के उपाय हैं, ये सब बता दिया। अब हमारा अगला टॉपिक होगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरा वीडियो आप तक जल्दी आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हों वो आपको तुरंत मिल जाएं। गाइज, मैं और अच्छे से पढ़ा सकूं, इसके लिए सिर्फ आपको देने के लिए है ना, जो आप मुझे दे सकते हैं वो सिर्फ यही है कि आप सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक करके दोबारा प्ले करिए, समझने का प्रयास करिए, आपको वीडियो जरूर समझ में आएगी। धन्यवाद। हाँ गाइज, एक बात और, जैसे ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको जो पढ़ाया है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है। आप इसको लेकर के बोर्ड में ऐसे लिख नहीं सकते, उसके लिए आपको कुछ नोट्स की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो अपनी किताब से स्वयं बना सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नोट बना करके दूं तो ये जो मेरा नंबर है ना, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक अच्छे से नोट्स बना करके दूंगा हैंड रिटन में, जो आपको बोर्ड परीक्षा में मदद करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।